Hi, this is Shahzad Yunus. I have completed MS from Punjab University and currently I am doing work in American License International Institute. अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्चुअल किस्म की केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप हमारे चैनल एडो पॉइंट साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि इस टॉपिक या इसके ऊपर हमें एक लेक्चर प्रोवाइड करें तो हम इंशाल्लाह आपके लेक्चर को आपके टॉपिक को रिसीव करेंगे और उसके ऊपर आपको एक वीडियो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, ये स्टडी होती है हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स की, कि किस तरह कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और उनसे आगे डेरिवेटिव्स बनते हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, या क्या क्या उनसे काम होते हैं, या किस तरह वो ओरिजिनेट हुए, क्या उनका कॉन्सेप्ट था, उनको सिंथेसाइज किया जा सकता है या नहीं। इसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं और ख़ास तौर पर इनके जो रिएक्शंस। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये किस तरह ओरिजिनेट हुई और क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली अगर इसके हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी सिंपल डेफिनेशन है, वो कहता है द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन्स विद देयर डेरिवेटिव्स। इट मीन्स इसके अंदर हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और उनसे मिलकर जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अगर हम बात करें इनकी इनिशियल लेवल या इनकी हिस्ट्री पर कि ये किस तरह, क्या इनका कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो 1828 से पहले हमारे पास जो हमारे फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसी चीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा सकते हैं। इट मीन्स कि वो जिंदा चीज़ों से हासिल किए जा सकते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, जैसे कि कुछ, और वो किससे लिए जा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप देखें तो वो कहता है कि जिंदा चीज़ों में क्या आते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं आपके पास, एंड एनिमल्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हैं कि जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अखज़ किया जाता था, कि जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन्स। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन्स ये प्लांट से मिलकर जो बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इसी तरह एनिमल से जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोवाइड होते हैं उनमें आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से हासिल होते थे, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। दोबारा एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 1828 से पहले के जो हमारे साइंटिस्ट थे, फिलासफर थे, उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ जिंदा चीज़ों से हासिल किया जा सकता है। इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जा सकता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते थे। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में टाइम बढ़ता गया। 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैकब ब्राज़िलस, स्वीडिश केमिस्ट था। उसने एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी में क्या था, वो थ्योरी थी असल में वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अगर हम वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड वुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेशल फोर्स। इट मीन्स ऐसी फोर्स कि जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, उसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। और वो फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे लिए बहुत लाजमी है। अगर ये फोर्स ना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर ना हो। तो उसका मतलब ये था कि अगर, और ये फोर्स होती किस में है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि उसने ये क्वेश्चन ये आया था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग जिंदा चीज़ों से ही क्यों अक्स किए जाते हैं। तो ये उसके बाद थ्योरी आई कि वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है, एक ऐसी फोर्स होती है कि जो कि सिर्फ जिंदा ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, और ये अगर ना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते। जिसकी वजह से उन्होंने ये कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ टाइम बाद, और ऐसे जैसे टाइम गुजरता गया, साइंटिस्ट आते गए, तो उनमें से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोहलर। अब वोहलर ने क्या किया, वोहलर एक साइंटिस्ट था। अब ये असल में क्या कर रहा था कि ये एक अमोनियम सायानेट
के ऊपर एक रिएक्शन कर रहा था। और इस थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इट मीन्स लेबोरेटरी के अंदर हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस साइंटिस्ट ने, वोहलर ने, एक अमोनियम सायानेट के ऊपर रिएक्शन किया जो कि उस लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहा था। एक्चुअल में वो कुछ और करना चाह रहा था, वो अपने उस अमोनियम सायानेट के ऊपर कोई और रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो एक्चुअल में उसकी जब प्रोडक्ट आई तो उसने देखा कि वो एक यूरिया कंपाउंड था, अमोनियम सायानेट NH4CnO। अब जब उस वोलर ने ये एक रिएक्शन किया अमोनियम सायानेट का, तो जब वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ, उसकी प्रोडक्ट हमारे सामने आई, तो वो एक क्या प्रोडक्ट थी, वो एक यूरिया कंपाउंड था। और यूरिया कंपाउंड क्या था कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इट मीन्स कि पहली दफ़ा लाइफ में, पहली दफ़ा लेबोरेटरी के अंदर एक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया, और वो कंपाउंड का नाम क्या था, यूरिया कंपाउंड था, और उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अब ये लोगों के साइंटिस्ट ने ये इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि अगर लेबोरेटरी के अंदर यूरिया को प्रिपेयर किया जा सकता है तो इट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोल, 1845 के अंदर। अब इसने क्या किया कि 1845 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोल्ब। अब कोल्ब भी कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा था किसी और मकसद के लिए, लेकिन उसने भी क्या किया कि इवेंचुअली सडनली वो रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन के बाद एक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ जिसका नाम था एसिटिक एसिड। और वो एसिटिक एसिड क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। जब वोहलर ने यूरिया कंपाउंड प्रिपेयर किया तो उससे हमें ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो समटाइम उन्होंने इस थ्योरी को अभी भी रिजेक्ट कुछ हद तक हो गई थी कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी अब रिजेक्ट हो चुकी है। इट मीन्स कि पहले ये था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब यूरिया कंपाउंड प्रिपेयर हुआ तो लोगों के माइंड में, इट मीन्स केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर ये बात चली गई कि वाइटल फोर्स थ्योरी सही नहीं है। लेकिन उसके बाद 1845 में जब कोल्ब ने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया जिसका नाम था एसिटिक एसिड, तो फिर 100% तौर पर इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इट मीन्स कि उन्होंने ये साबित किया कि वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग थी, गलत थी, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर इन दो कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के बाद, जैसे कि यूरिया और एसिटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने लाखों कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और पेंट्स वगैरह शामिल हैं। ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ, आपको दोबारा एक ओवरव्यू इसका देना चाहूँ, तो ये था कि वो ये कह रहे हैं कि 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये हमारे ख्यालात थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा सकते हैं। और वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उनमें से क्या क्या, अगर प्लांट्स हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद अगर एनिमल्स हैं तो उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और व्हाटएवर और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम इनसे अखज़ करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। और ये क्यों ऐसा था कि क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जा सकता था? क्योंकि उनमें एक ख़ास किस्म की फोर्स पाई जाती थी जिस फोर्स को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। और उस थ्योरी को पेश किसने किया था? जैकब बर्जीलस ने। जैकब एक साइंटिस्ट था, उसके अकॉर्डिंगली, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा सकते हैं, इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोहलर। उसने क्या किया कि अपनी लेबोरेटरी में अमोनियम सायानेट के ऊपर वो कोई रिएक्शन कर रहा था, लेकिन सडनली जब प्रोडक्ट उसका रिजल्ट आया उस रिएक्शन का, तो वो जो कंपाउंड निकला उसका नाम था यूरिया, और वो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो पीछे उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इट मीन्स कि ये थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। अब उसके कुछ ही टाइम बाद एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था कोल। 1845 में उसने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लिया जिसका नाम था एसिटिक एसिड।
अब जब ये भी अखज़ हो गया कि एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो भी लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया, तो इस थ्योरी को कम्प्लीटली तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरह ये इनका कॉन्सेप्ट था। पहले 1828 यानी कि 19वीं सेंचुरी से पहले इनका क्या कॉन्सेप्ट था, और अब अगर अब आप बात करें तो अब लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एनिमल से, प्लांट से, लेबोरेटरी के अंदर आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिसमें आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। दैट्स इट।